हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी के बुक को एमसीक्यू के थ्रू कवर करने की सीरीज़ में हमने साइंस के बुक को शुरू किया था, जिसमें हमने क्लास 6 के अभी तक 5 चैप्टर्स को डिस्कस कर लिया है। आज हम क्लास 6 के 6 चैप्टर्स को डिस्कस कर लिया, सॉरी। आज हम चैप्टर नंबर 7, जिसमें हम तापमान और उसका मापन किन-किन तरीकों से होता है, उस चैप्टर को कवर करेंगे। इस एमसीक्यू की सीरीज़ में हम उन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को देखेंगे जो इस चैप्टर में डिस्कस किए गए हैं। साथ ही साथ जब मैं प्रश्नों की व्याख्या करूँगा तो वहाँ पे मैं आपको और भी कई सारी ज़रूरी बातें बताऊँगा जो आपको इस चैप्टर में नहीं देखने को मिलेगी, बट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले दोस्तों, आज के पहले सवाल को देखते हैं। ये हमारा असर्शन रीजन का सवाल है। मैंने आपको बार बार कहा है कि जब भी असर्शन रीजन का सवाल हो तो असर्शन के बाद आप क्योंकि लगा दीजिए। इससे आपको ये आइडिया लग जाता है कि जो रीजन है, जो कारण है, वो कथन की सही तरीके से व्याख्या कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो कथन है कि डिजिटल थर्मामीटर का उपयोग पारे वाले थर्मामीटर से अधिक सुरक्षित है, क्योंकि डिजिटल थर्मामीटर में पारा नहीं होता, जिससे टूटने पर विषाक्तता का खतरा समाप्त हो जाता है। तो यहाँ पे हमें दो तीन चीजें समझने की जरूरत है। सबसे पहले मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ। यहाँ पे आप समझिए कि तापमान को मापने के दो तरीके हैं। एक तो तापमान को हम स्पर्श करके भी उसका पता लगा सकते हैं, और दूसरा तापमान को मापने के लिए एक यंत्र है जिसे हम थर्मामीटर कहते हैं। इसे हिंदी में हम तापमापी भी कहते हैं। तो हम इसका इस्तेमाल करके किसी भी वस्तु का तापमान या किसी भी व्यक्ति के शरीर के तापमान का अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब आपके जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, वो कई बार आपको बुखार आने पे वो केवल आपको स्पर्श करके ये बता देते हैं कि हाँ, बुखार ज़्यादा है या कम है। लेकिन हम हमेशा स्पर्श करके चीज़ों का एग्जैक्ट वैल्यू, उसका एग्जैक्ट टेम्परेचर नहीं बता सकते। तो ऐसे केसेस में हमें थर्मामीटर की ज़रूरत पड़ती है। थर्मामीटर जो है वो अपने अलग अलग पर्पस के हिसाब से अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे एक होता है क्लिनिकल थर्मामीटर, माफ कीजिएगा, ये जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, इसको हम डॉक्टरी थर्मामीटर भी कहते हैं। और क्लिनिकल थर्मामीटर में दो तरीके के थर्मामीटर होते हैं। एक तो पहले जिसमें पारे का इस्तेमाल होता था, वो वाला थर्मामीटर होता था। और पारा चूंकि एक विषाक्त पदार्थ है, अगर ये पारे वाला थर्मामीटर टूट जाता था तो पारा फैल जाता था और उसको नियंत्रित करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और अगर कोई विषाक्त पदार्थ आपके आसपास फैल जाए तो ये एक समस्या पैदा कर सकता है। इस वजह से पारे वाले जो थर्मामीटर होते थे उनको डिजिटल थर्मामीटर ने प्रतिस्थापित कर दिया। तो अब हम वर्तमान में अपने शरीर का टेम्परेचर मापने के लिए डिजिटल थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये थर्मामीटर का एक प्रकार है जिसे हम क्लिनिकल या डॉक्टरी थर्मामीटर कहते हैं। अब क्लिनिकल थर्मामीटर के अपने लिमिटेशंस हैं, अपनी सीमाएं हैं, क्योंकि आप देखेंगे ये मूलतः 35 डिग्री से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक के बीच के तापमान को ही माप पाता है, जो कि हमारे शरीर का औसत तापमान 37 डिग्री के 37 डिग्री इसी का जो है वो औसत होता है। अब इससे ज़्यादा तापमान हो या इससे कम तापमान हो, तो ऐसे तापमान को मापने के लिए प्रयोगशाला थर्मामीटर का इस्तेमाल होता है। अब प्रयोगशाला थर्मामीटर में आपको कई सारी चीज़ें ध्यान में रखनी, जैसे इसमें अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही साथ इसमें पारा का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, इसका जो रेंज होता है ये -10 डिग्री सेल्सियस से लेके +110 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को माप सकता है। तो ये प्रयोगशाला थर्मामीटर है। इसके अलावा कोविड-19 के दौरान एक अलग प्रकार का थर्मामीटर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आया, जिसे हम इंफ्रारेड थर्मामीटर या इसी को हम अवरक्त थर्मामीटर कहते हैं। अब इस थर्मामीटर की विशेषता यह है कि इसमें बिना संपर्क के आपके शरीर का तापमान बताया जा सकता है। इसमें संपर्क की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के मुख्यतः थर्मामीटर पाए जाते हैं। तो सवाल यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो डिजिटल थर्मामीटर है, उसका उपयोग पारे वाले थर्मामीटर से अधिक सुरक्षित है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम डिजिटल थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने तापमान को डिजिटल स्क्रीन पे देखते हैं, उसमें पारे का कोई भी इस्तेमाल नहीं होता। इस वजह से डिजिटल थर्मामीटर जो है वो ज़्यादा सुरक्षित है। क्योंकि डिजिटल थर्मामीटर में पारा नहीं होता, बिल्कुल उसमें पारा नहीं होता। और अगर उसमें पारा नहीं है तो डिजिटल थर्मामीटर अगर टूट भी जाए तो पारा जैसे विषाक्त पदार्थ के फैलने का खतरा नहीं रहता है। तो यहाँ पे कथन और कारण दोनों सही है, और जो कारण है वो कथन की सही तरीके से व्याख्या भी कर रहा है। इसलिए हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा क, जिसमें ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही कारण है। मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न का जो व्याख्या है वो आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल भी हमारा असर्शन रीजन का सवाल है।
कथन है कि बर्फ पिघलने के समय उसका तापमान स्थिर रहता है क्योंकि अवस्था परिवर्तन के दौरान दी गई ऊष्मा का उपयोग अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ाने में होता है। अब आपको इस सवाल का जवाब देने के लिए एक कॉन्सेप्ट जानना पड़ेगा जिसे हम लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो ये गुप्त ऊष्मा आखिर क्या होती है, ये किस तरीके से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आइए समझते हैं। देखिए, किसी भी पदार्थ की अवस्था में जब परिवर्तन होता है तो अवस्था परिवर्तन के दौरान उसके इकाई द्रव्यमान में जितनी ऊर्जा दी जाती है या उसके जितनी ऊर्जा अवशोषित होती है, यानी मान लीजिए अगर बर्फ है तो बर्फ के अवस्था में परिवर्तन करने पे अगर हम इसको गर्मी देंगे तो यहाँ पे हमने क्या दिया, ऊष्मा दी, इसमें ऊष्मा दी, तो बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाएगा। अब बर्फ क्या है, ठोस है, पानी क्या है, द्रव है। तो ठोस से द्रव में आप देख रहे हैं अवस्था का परिवर्तन हो रहा है। तो किसी भी पदार्थ की अवस्था में जब परिवर्तन होता है तो इस अवस्था में परिवर्तन के दौरान उसके इकाई द्रव्यमान को दी जाने वाली ऊष्मा या इकाई द्रव्यमान द्वारा अवशोषित की जाने वाली ऊष्मा को हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो हमने बर्फ में जो अतिरिक्त ऊष्मा दिया है वो अवस्था परिवर्तन में हम देखते हैं बर्फ के अणुओं के बीच जो आकर्षण बल है, जो आकर्षण बल है उस आकर्षण बल को तोड़ने में इस्तेमाल होता है, ना कि बर्फ का टेम्परेचर को कम करने में इस्तेमाल होता है। तो जब हम बर्फ को गर्मी देते हैं और बर्फ पानी बनता है तो जो अतिरिक्त ऊष्मा है वो पानी में गुप्त ऊष्मा के रूप में संचित हो जाती है, अवशोषित हो जाती है। इस वजह से जब बर्फ पिघलता है या पानी जब उबलता है और गैस बनता है तो वहां पे भी जो पानी में हमने अतिरिक्त गर्मी दी है वो आप देखेंगे भाप में जाके गुप्त ऊष्मा के रूप में इकट्ठा हो जाती है। इसलिए गर्म पानी से जब आप जलेंगे या गर्म भाप से जलेंगे तो आपको भाप की जलन बहुत ज़्यादा महसूस होती है क्योंकि इसमें ऑलरेडी गुप्त ऊष्मा जो है वो संचित होती है और गुप्त ऊष्मा इसके तापमान को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। तो बर्फ का जब बर्फ पिघलता है तो उसका तापमान स्थिर रहता है। जब पानी भाप बनता है तो भी उसका तापमान लगभग पूरी प्रक्रिया के दौरान स्थिर रहता है। क्यों? क्योंकि जब हम इस अवस्था परिवर्तन के दौरान जो अतिरिक्त ऊष्मा ऊष्मा देते हैं, इस ऊष्मा का प्रयोग एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन के लिए अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ाने में होता है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कथन भी सही है, कारण भी सही है और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस गुप्त ऊष्मा का जो कॉन्सेप्ट है इसको आपने समझा होगा। अब ये गुप्त ऊष्मा का कॉन्सेप्ट आप देखेंगे ज्योग्राफी में बहुत यूज होता है। इसमें आप ज्योग्राफी में जब आप बारिश पढ़ेंगे, वर्षा पढ़ेंगे, जिसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं, तो यहाँ पे आपको एक सामान्य ताप ह्रास दर और एक रुद्धोष्म ताप ह्रास दर, इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में जो है वो गुप्त ऊष्मा को पढ़ना पड़ता है। तो इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो सेकंड सवाल है इसका एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से जब बर्फ पिघलती है या पानी जो है वो भाप में तब्दील होता है, उबलता है, दोनों ही स्थितियों में जो तापमान है वो स्थिर बना रहता है क्योंकि अतिरिक्त ऊष्मा का जो उपयोग है अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ाने में होता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल भी असर्शन रीजन का सवाल है। अगला सवाल है कि प्रयोगशाला थर्मामीटर मानव शरीर का ताप मापने के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि प्रयोगशाला थर्मामीटर का परास शरीर के तापमान के लिए बहुत अधिक होता है और इसमें पारा का स्तर तेजी से गिरता है। इस सवाल का जवाब देने के लिए मैं ज़रा सा आपको प्रयोगशाला थर्मामीटर के बारे में मैंने आपको जो भी बातें बताई उसको रिमाइंड कर देता हूँ। देखिए, ये जो प्रयोगशाला थर्मामीटर है इसका मैंने आपको रेंज क्या बताया था, ये -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को माप सकता है। अब हमारे शरीर के तापमान का जो रेंज है वो 35 डिग्री से लेके 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में घूमता रहता है, यानी कि रेंज केवल 60 डिग्री सेल्सियस का है। वहीं आप देखेंगे प्रयोगशाला थर्मामीटर का रेंज अगर हम निकालें तो 0 से -10 इधर, यानी कि 10 इधर हो गया और 110 इधर हो गया, तो टोटल आप देखेंगे 120 डिग्री सेल्सियस का रेंज जो है वो प्रयोगशाला थर्मामीटर का होता है। अब ये रेंज हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हम प्रयोगशाला थर्मामीटर का इस्तेमाल अपने शरीर के तापमान को मापने के लिए नहीं कर सकते। और साथ ही साथ आप देखेंगे प्रयोगशाला थर्मामीटर में जो पारा है
जब -10 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा तो बहुत तेज़ी से नीचे गिरता है ना? तो इस कारण भी हम प्रयोगशाला थर्मामीटर का उपयोग शरीर के तापमान के मापन में नहीं कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि प्रयोगशाला थर्मामीटर मानव शरीर का ताप मापने के लिए उपयुक्त नहीं है। यस, बिल्कुल सही है ये, क्योंकि प्रयोगशाला थर्मामीटर का रेंज बहुत ज़्यादा होता है। और जो कारण है, कारण भी मैंने आपको बताया है, बिल्कुल सही है, और जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो इस वजह से हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ए और आर दोनों सही है, और आर ए का सही कारण भी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि 0 डिग्री सेल्सियस तापमान का अर्थ यह नहीं है कि पदार्थ में कोई ऊष्मा नहीं है, क्योंकि किसी पदार्थ में ऊष्मा ऊर्जा शून्य तभी होगी जब वो 0 डिग्री केल्विन पर हो। अब यहाँ पे तापमान के कुछ मात्रकों के बारे में हमारे लिए समझना बहुत ज़रूरी है। जो तापमान होता है, तापमान का एक तो एसआई मात्रक होता है जो होता है केल्विन, जिसको हम के से लिखते हैं। ठीक है, अब इसके अलावा हम तापमान को डिग्री सेल्सियस में और डिग्री फ़ारेनहाइट में भी मापते हैं। ठीक है, अब जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है वो 273.15 केल्विन के बराबर होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि 0 डिग्री सेल्सियस पर कोई भी ऊष्मा नहीं है। उस पे 273.15 केल्विन की ऊष्मा है। ऊष्मा ऊर्जा शून्य तभी होती है जब 0 केल्विन हो। तो हम देखते हैं कि जो ये सवाल है, सवाल में कि 0 डिग्री तापमान का अर्थ यह नहीं है कि पदार्थ में कोई ऊष्मा नहीं है, ये बिल्कुल सही है। 0 डिग्री सेल्सियस पर भी 273.15 केल्विन की ऊष्मा होती है। अब कारण क्या है? किसी पदार्थ में ऊष्मा ऊर्जा शून्य तभी होगी जब वो 0 डिग्री केल्विन पर हो। बिल्कुल सही है कि 0 डिग्री केल्विन पे जाके ही किसी भी पदार्थ के अंदर की ऊष्मा 0 होती है। उससे पहले जो है उसमें कुछ न कुछ ऊष्मा की मात्रा होती है। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, और जो कारण है वो कथन की सही तरीके से व्याख्या भी कर रहा है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क जो है वो सही जवाब हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है कि हम किस तरीके से केल्विन से सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस में, डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में, और डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में इसमें कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले केल्विन से अगर आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो जो केल्विन है, माफ़ कीजिएगा, जो सेल्सियस है, तो केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15, इसको ऐड कर दीजिए। कैसे समझते हैं? अगर मान लीजिए कि 5 डिग्री सेल्सियस है, 5 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू अगर केल्विन में निकालना है, तो 5 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 5 प्लस 273.15 केल्विन। तो ये आपका हो जाएगा 278.15 केल्विन। तो 5 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 278 केल्विन। ठीक है, तो इस तरीके से हम केल्विन से सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं। हम सेल्सियस में सीधा 273.15 को ऐड कर देंगे तो हमें केल्विन मिल जाता है। अगर हमें डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो, तो हम क्या करते हैं? देखिए, फ़ारेनहाइट में अगर कन्वर्ट करना हो तो डिग्री सेल्सियस में हम सबसे पहले तो 9/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, और साथ ही साथ इसमें +32 कर देते हैं। तो सेल्सियस में हमारे पास जितना टेम्परेचर है उसको पहले हमने 9/5 से मल्टीप्लाई किया, और बाद में हम उसमें 32 ऐड कर देंगे। जैसे अगर हमारे मानव शरीर का जो सामान्य तापमान है कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने आपको बताया कि अगर इस तापमान को हम फ़ारेनहाइट में लिखें तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, निकालते हैं कैसे? 37 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट कैसे होता है? देखिए, मैंने आपको बताया कि अगर फ़ारेनहाइट में निकालना है तो 37 को पहले 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इसमें फिर हम 32 ऐड करेंगे। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे ये 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के इक्वल होता है। इसीलिए हम कहते हैं कि मानव शरीर का सामान्य तापमान सेल्सियस में 37 डिग्री और फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है? तो ये हमने सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्जन देखा। अब ज़रा आप फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में कन्वर्जन देखें तो किस तरीके से होता है। देखिए, इसी को आपको, इस फॉर्मूला को उल्टा कर देना है। क्या होगा? अगर डिग्री सेल्सियस को आप अकेला रखेंगे तो सबसे पहले एफ में से ये 32 इधर जाके माइनस में हो जाएगा, -32, और जो 9/5 जो है ये मल्टीप्लाई होके उल्टा हो जाएगा 5/9। तो ये जो फॉर्मूला है वो आपको डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने में और फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में भी आया होगा, और किस तरीके से हम एक यूनिट से दूसरे यूनिट में तापमान का कन्वर्जन करते हैं वो मैंने यहाँ पे जो समझाया वो आपको समझ में आया होगा।
अगला सवाल भी दोस्तों असर्शन रीजन का सवाल है, जिसमें कथन है कि उबलते जल का तापमान उबलने की पूरी प्रक्रिया में लगभग स्थिर रहता है, क्योंकि प्रदत्त ऊष्मा का उपयोग जल के अणुओं के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में होता है, ना कि ताप को बढ़ाने में। तो मैंने अभी आपको दोस्तों थोड़ी देर पहले समझाया था, चाहे बर्फ का पिघलना हो, चाहे पानी का उबलना हो, इन दोनों ही केसेस में आप देखेंगे जो तापमान है वो स्थिर रहता है। क्यों? क्योंकि जो अतिरिक्त तापमान है वो गुप्त ऊष्मा के रूप में संचित हो जाता है, या फिर ये जो तापमान है, आपको इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि ये तापमान जो अंतर आणविक बल होता है, अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होता है, उस आकर्षण बल को तोड़ने में इस्तेमाल होता है। जैसे जो ठोस है और जो द्रव है और जो गैस है, इन तीनों के, माफ कीजिएगा, इन तीनों के बीच में आप देखेंगे जो अणुओं के बीच में आकर्षण बल होता है, इसमें सबसे ज़्यादा होता है, इसमें सब उसके बाद फिर इससे कम होता है, और फिर सबसे कम, इस तरीके से आप देख सकते हैं ये होता है। मैं यहीं पे साइन दे देता हूँ, सबसे ज़्यादा ठोस में अंतराण्विक बल होता है, उसके बाद द्रव में, फिर उसके बाद गैस में होता है। तो जब इन तीनों के बीच के अणुओं का आकर्षण बल अगर परिवर्तित हमको करना है, तो हम अतिरिक्त ऊष्मा देते हैं, ताकि ये जो ठोस है, ये जो द्रव है और ये जो गैस है वो अलग अलग अवस्था में परिवर्तित हो सके। तो जब हम उबलते जल को उबालते हैं, तो जल को उबालने के लिए जो तापमान अतिरिक्त देते हैं, वो तापमान जो है वो उबलने की पूरी प्रक्रिया में लगभग स्थिर बना रहता है। और इसका कारण ये है कि ये जो अतिरिक्त तापमान है वो जल के अणुओं के बीच आकर्षण बल को तोड़ने में होता है, ना कि ताप को बढ़ाने में। और जब जल के अणुओं के बीच का आकर्षण बल टूट जाता है, तो मैंने आपको बताया कि द्रव जो है वो गैस में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम वाष्प कहते हैं या भाप भी कहते हैं। तो इस तरीके से जो कारण है वो भी ठीक है, जो माफ़ कीजिएगा, जो कथन है वो भी ठीक है, जो कारण है वो भी ठीक है, और कारण कथन की अच्छे तरीके से व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन जो क है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल दोस्तों युग्म मिलाना है, जिसमें हम देखते हैं कि अलग अलग थर्मामीटर के प्रकार हैं और उसके क्या क्या उपयोग हैं, उनसे हमें मिलान करना है। तो जो डिजिटल थर्मामीटर होता है उसमें हम डिजिटल डिस्प्ले में ताप देखते हैं। तो 1 का डी देखते हैं, 1 का डी, पहला ही ऑप्शन आ गया है 1 का डी। अब ये हमारा सही जवाब हो जाएगा, लेकिन चूंकि हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखेंगे, हर एक सवाल का अपना अलग अलग एक्सप्लेनेशन देखेंगे, तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से थर्मामीटर का क्या क्या उपयोग है। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है, क्लिनिकल थर्मामीटर से मानव शरीर का तापमान मापा जाता है। प्रयोगशाला थर्मामीटर प्रयोगशाला में इस्तेमाल किया जाता है, और जो इंफ्रारेड थर्मामीटर होता है ये संपर्क रहित तापमापन करता है, यानी कि इंफ्रारेड थर्मामीटर के माध्यम से हम बिना संपर्क के किसी भी वस्तु का तापमान माप सकते हैं, किसी भी व्यक्ति का तापमान माप सकते हैं। तो आपका देखेंगे 4 का बी है, इन 3 का ए है, 1 का डी है, और 2 का जो है वो सी है। तो इस तरीके से आपका पहला जो ऑप्शन है वो सही जवाब हो जाता है। अगला सवाल भी मिलान करने का है। पैमाना है सेल्सियस, सेल्सियस को हम डिग्री सेल्सियस में लिखते हैं, फ़ारेनहाइट को हम डिग्री फ़ारेनहाइट लिखते हैं, और केल्विन को हम सीधा सीधा के लिखते हैं। आपको ध्यान रखना है डिग्री केल्विन नहीं होता है, सीधा के होता है। तो आप देखेंगे 1 का बी, 2 का ए, 3 का सी। 3 का सी आपको 2 ऑप्शन में दिख रहा है, तो ये और ये खत्म हो जाता है। फिर आपका 1 का ए है, तो 1 का ए जो है वो सेकंड ऑप्शन में है, तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, वैज्ञानिक और योगदान का मिलान करना है। दोस्तों, तापमान के जो अलग-अलग मात्रक हैं, उन अलग-अलग मात्रकों को उस वैज्ञानिक के आदर में रखा गया है जिन वैज्ञानिकों ने इन मात्रकों की खोज की थी, इन मात्रकों की स्थापना की थी। जैसे सेल्सियस एक वैज्ञानिक थे, फ़ारेनहाइट भी वैज्ञानिक थे, केल्विन भी वैज्ञानिक थे। तो इनके नाम पे ही अलग-अलग तापमान के मात्रकों का नाम रख दिया गया है। तो सेल्सियस को हम डिग्री सेल्सियस के पैमाने के लिए जानते हैं, फ़ारेनहाइट को हम, माफ़ कीजिएगा, फ़ारेनहाइट को हम डिग्री फ़ारेनहाइट पैमाने के लिए जानते हैं, और केल्विन को हम केल्विन पैमाने के लिए जानते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं हमारा सही जवाब हो जाता है 1 का बी, 2 का सी, और 3 का ए। तो ऑप्शन नंबर क। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इसमें भी हमें मिलान करना है अवस्था परिवर्तन का, और उसके लिए मानक तापमान क्या है। जैसे बर्फ जो है 0 डिग्री सेल्सियस, बर्फ गलना, यहाँ पे गलना होना चाहिए, तो बर्फ जो गलना है जिसको हम गलनांक कहते हैं, बर्फ यहाँ पे गलना नहीं, माफ कीजिएगा, जमना होता है। बर्फ जमना जिसको गलनांक कहते हैं वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, और जल 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलता है।
तो आप 1 का बी, 2 का ए, 1 का बी, 2 का ए, ऑप्शन नंबर का आपका सही। यहाँ पे आप 2-3 चीजें समझिए। जो पानी है, जिस तापमान पे बर्फ बनता है, उसको हम गलनांक कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। और ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस। पानी जिस ताप पे भाप बनता है या गैस में तब्दील हो जाता है, उसको हम क्वथनांक कहते हैं। जिस ताप पे पानी उबलना शुरू करता है, उसको हम क्वथनांक कहते हैं। इसको हम इंग्लिश में बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। और ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित कथनों में से सही का चयन करना है। पहला कथन है, ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, ये सही है। 37 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन के बराबर है, ये कथन गलत है। आप देखेंगे 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273.15 केल्विन। अगर हम 37 डिग्री सेल्सियस का वैल्यू निकालें तो ये हमारा 37 प्लस 273.15 केल्विन आ जाता है। इस तरीके से 37 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 310.15 केल्विन आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो दूसरा कथन है वो गलत है। और 98 डिग्री फ़ारेनहाइट 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर है कि हमने देखा कि मानव शरीर का जो औसत तापमान सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस होता है और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है। तो पहला और तीसरा सही है, दूसरा गलत है। तो सही जवाब हमारा हो जाएगा 1 एंड 3। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। मैं दोस्तों आपसे बार बार ये गुजारिश करता हूँ कि जब भी आप सवाल को पढ़ें तो उसमें आपसे सही पूछा गया है या गलत पूछा गया है, इस बात पे ज़रूर ध्यान दें। क्योंकि ऐसा होता है अक्सर कि एग्जाम हॉल में आप जल्दीबाजी के चक्कर में आते हुए सवाल को भी गलत करके आ जाते हैं। तो यहाँ पे आपसे सही कथन पूछा गया है। आइए एक एक करके इन सारे कथनों को देखते हैं। जो क्लिनिकल थर्मामीटर है उसका रेंज, उसका परास -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है, ये कथन गलत है। क्योंकि हमने सेम चीज हमने किसके कॉन्टेक्स्ट में देखा था, प्रयोगशाला थर्मामीटर। ये जो प्रयोगशाला थर्मामीटर है इसका रेंज हमने देखा था -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। जो क्लिनिकल थर्मामीटर है इसका रेंज हमने देखा था 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो पहला तो गलत है। दूसरा है, प्रयोगशाला थर्मामीटर में न्यूनतम परास लगभग -10 डिग्री सेल्सियस से शुरू होता है, ये बिल्कुल ठीक है, अभी मैंने आपके साथ चर्चा की। तीसरा है, डिजिटल थर्मामीटर में पारा का उपयोग होता है, बिल्कुल नहीं। डिजिटल थर्मामीटर में डिजिटल स्क्रीन का उपयोग होता है ताकि हम पारा जैसे विषाक्त पदार्थों के संक्रमण से बच सके। अगला जो स्टेटमेंट है, केल्विन पैमाने का प्रयोग केवल मौसम विज्ञान में किया जाता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। केल्विन पैमाने के और भी कई सारे इस्तेमाल हैं। तो हम देखते हैं कि जो दूसरा स्टेटमेंट है ख, ये हमारा सबसे सही स्टेटमेंट है। इस तरीके से आपका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन सही है। मैं बार बार आपको आदत डालने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप ये ध्यान दें कि आपसे सही पूछा गया है या गलत पूछा गया है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है, 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जमता है, ये बिल्कुल सही है। इसी तापमान को हम पानी का गलनांक कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अगला स्टेटमेंट है, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी उबलता है, ये भी बिल्कुल सही है। हम इसको क्वथनांक कहते हैं या फिर बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, बीपी। और दोनों प्रक्रियाओं में तापमान स्थिर रहता है। मैंने आपसे चर्चा की कि जो हम अतिरिक्त ऊष्मा देते हैं वो अतिरिक्त ऊष्मा अणुओं को तोड़ने में इस्तेमाल होती है और ये अतिरिक्त ऊष्मा गुप्त ऊष्मा के रूप में संचित हो जाती है। तो तीनों ही कथन जो है वो सही है। तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा ग, वो सही जवाब हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल प्रश्न नंबर 13 ये है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए अब यहाँ पे असत्य आ गया। अगर आप गौर नहीं करते तो आप इस सवाल को गलत भी कर सकते थे। तो आपसे पूछा गया है कौन सा कथन गलत है। तो पहला स्टेटमेंट है, डिग्री केल्विन केल्विन का सही प्रतीक है, ये तो गलत है क्योंकि केल्विन को सीधा के लिखते हैं, इसमें कोई भी डिग्री का साइन नहीं होता। डिग्री सेल्सियस सेल्सियस का सही प्रतीक है, ये सही है। डिग्री फ़ारेनहाइट फ़ारेनहाइट का सही प्रतीक है, ये भी सही है। के केल्विन का सही प्रतीक है, ये सही है। तो ये तीनों सही है। आपसे पूछा गया गलत कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर क जो है ये आपका सही जवाब हो जाएगा। माफ कीजिएगा, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ दोस्तों। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा उपयोग प्रयोगशाला थर्मामीटर का है। तो प्रयोगशाला थर्मामीटर जो होता है
वो उसका रेंज हम देखते हैं टोटल 120 डिग्री सेल्सियस होता है, जो -10 डिग्री सेल्सियस से लेके प्लस 110 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को मेजर कर सकता है। और मैंने आपको बताया है कि जल किस तापमान पे उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे, है ना? तो उबलते जल का तापमान हम प्रयोगशाला थर्मामीटर से आसानी से माप सकते हैं, तो ये सही है। मानव शरीर का तापमान मापने के लिए हम क्लिनिकल थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। क्लिनिकल थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मौसम की भविष्यवाणी करने के लिए भी हम अलग थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं, और बुखार मापने के लिए तो हम डिजिटल थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं या क्लिनिकल थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो जो सही जवाब है वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर क, उबलते जल का ताप मापना। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन पैमाने पर व्यक्त करने पर क्या होगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस, इसको अगर हम केल्विन में बोलें तो मैंने आपको बताया है कि 0 डिग्री सेल्सियस पर भी 273.15 केल्विन की जो ऊष्मा है वो किसी भी वस्तु में होती है। तो 0 डिग्री सेल्सियस 273.15 केल्विन होता है। और केल्विन से डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करने का भी तरीका मैंने आपको बताया। डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का तरीका भी मैंने आपको बताया, और डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करने का भी तरीका मैंने आपको बताया। तो आपका सही जवाब हो जाएगा 273.15 केल्विन। अगला क्वेश्चन है, यदि थर्मामीटर में 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच 50 समान भाग हैं, तो प्रत्येक भाग का मान क्या होगा। अब ये रीजनिंग टाइप का सवाल है कि अगर 0 से 100 के बीच में 50 बारी समान समान डिस्टेंस पे जो है लाइन खींची गई है, तो अगर हम 100 को 50 से डिवाइड कर दें तो 2 डिग्री सेल्सियस जो है वो प्रत्येक भाग का मान होगा। तो आपका ऑप्शन हो जाता है ख। अगला सवाल है, 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में व्यक्त करने पर क्या होगा। 37 डिग्री सेल्सियस, इसको अगर केल्विन में कन्वर्ट करें तो हम 37 डिग्री में हम क्या करते हैं, 273.15 केल्विन ऐड कर दें तो हमको मिलता है 310.15 केल्विन। यही हमारा जो है वो सही जवाब है, और ये है हमारा ऑप्शन नंबर ग। ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है कि यदि किसी दिन का अधिकतम वायु तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम वायु तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है, तो दैनिक तापांतर क्या होगा। देखिए, दैनिक तापांतर का मतलब होता है कि एक दिन का मैक्सिमम तापमान माइनस एक दिन का मिनिमम तापमान। तो मैक्सिमम तापमान जो है वो 38 डिग्री सेल्सियस है, मिनिमम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस है। तो 38 में से 24 को माइनस करेंगे तो 14 डिग्री सेल्सियस, इसी को हम दैनिक तापांतर कहते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो 14 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर हो जाएगा। अब दैनिक तापांतर के अलावा एक और तापांतर होता है, हम जिसको वार्षिक तापांतर कहते हैं। अब वार्षिक तापांतर को मापने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इसमें आप देखेंगे कि एक वर्ष में यानी 12 महीनों में जो सबसे गर्म महीना है, इसका औसत तापमान जितना है, और इसमें से माइनस कर देंगे हम सबसे ठंडे महीने का औसत तापमान। तो जब सबसे गर्म महीना और सबसे ठंडे महीने के औसत तापमान को हम माइनस करते हैं तो हमें वार्षिक तापांतर मिलता है। इसको आप ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, है ना। तो जब मैं आपको एनसीईआरटी की ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आपको बहुत डिटेल में डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से जो दैनिक तापांतर है, जो वार्षिक तापांतर है, उसकी वजह से हवाएं चलती है, और जब हवाएं चलती हैं तो मौसम में कई सारे परिवर्तन होते हैं। साथ ही साथ ये तापांतर के अलावा और भी कई सारे कारक हैं जो हवाओं को उत्पन्न करते हैं, पवनों को उत्पन्न करते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें मैं आपको ज्योग्राफी में बताऊंगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा उपकरण संपर्क रहित तापमापन में उपयोगी है। तो मैंने आपको बताया, जो इंफ्रारेड थर्मामीटर होता है, इसको हम अवरक्त थर्मामीटर भी कहते हैं। इसमें बिना किसी संपर्क के हम किसी भी वस्तु का तापमान माप सकते हैं। इसमें हमने देखा था कि कोविड-19 के दौरान इस थर्मामीटर का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ था, क्योंकि कोविड-19 जो संक्रमण था वो संपर्क में आने की वजह से बहुत ज़्यादा फैल रहा था। इस वजह से बिना संपर्क के किसी भी वस्तु का ताप मापा जाए, किसी व्यक्ति का ताप मापा जाए, इसके लिए इंफ्रारेड थर्मामीटर का बहुतायत में सरकार द्वारा इस्तेमाल किया गया था। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है दोस्तों कि मानव शरीर के तापमान को डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में बदलने का सही सूत्र क्या है। देखिए, मैंने आपको बताया था कि डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाय 9/5 प्लस 32, है ना।
सॉरी माफ़ कीजिएगा, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाय 9/5 प्लस 32। अगर आप इसको उल्टा कर दें, अगर सेल्सियस को अकेला रखना है तो सबसे पहले F माइनस 32 हो जाएगा, और ये 9/5 जो है वो इधर आके 5/9 हो जाएगा। तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू F माइनस 32 मल्टीप्लाइड बाई 5/9, F माइनस 32 मल्टीप्लाइड बाई 5/9। तो ये आपका हो जाता है। ये मैथ का सवाल था, तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, यदि किसी वस्तु का माप 100 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन पैमाने पर यह क्या होगा। सिंपल सा इसका फॉर्मूला है, 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 100 में हम 273.15 ऐड कर देंगे तो हमें मिलता है 373.15, और ये हमारा केल्विन हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन जो है वो क सही जवाब हो जाता है। अगला सवाल है दोस्तों, निम्न में से किस ताप पर का बिंदु जमाव और उबाल दोनों संभव है। तो मैंने आपको बताया कि जल का जो गलनांक होता है, यानी जिस तापमान पर जल बर्फ में तब्दील हो जाता है, वो है 0 डिग्री सेल्सियस, और जिस तापमान पर माफ कीजिएगा, पानी उबलना शुरू कर देता है या गैस में परिवर्तित होना शुरू हो जाता है, वो है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 0 डिग्री और 100 डिग्री सेल्सियस बिंदु जमाव और उबाल, ये दोनों करते हैं। तो ये आपका क जो है सही। अगला सवाल है दोस्तों कि यदि किसी थर्मामीटर का परास -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस है तो इसका कुल परास कितना होगा। अब 0 से हम -10 इधर भी जा सकते हैं और 110 इधर भी जा सकते हैं प्लस में, तो इधर 10 प्लस इधर 110, टोटल हो जाता है हमारा 120 डिग्री सेल्सियस। तो ये जो प्रयोगशाला थर्मामीटर होता है, ये प्रयोगशाला थर्मामीटर का जो रेंज होता है वो यही होता है, -10 डिग्री सेल्सियस से लेके 110 डिग्री सेल्सियस। तो ये आपका जो सी है वो सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि टोटल जो रेंज है वो 120 डिग्री सेल्सियस बनता है। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सी सावधानी हमें थर्मामीटर उपयोग में रखनी चाहिए। बल्ब को कठोर सतह से टकराना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ताप मापते समय बल्ब पूरी तरह तरल में डूबा होना चाहिए, ये ठीक है। पढ़ते समय आंख का स्तर ऊपर होना चाहिए, नहीं। पानी में पूरी तरह स्केल डूबा होना चाहिए। तो ये जो सेकंड ऑप्शन है ये आपका सही है। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो वहाँ पे मौसम वैज्ञानिक किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अगला सवाल है, थर्मामीटर पढ़ते समय आंख का स्तर कहाँ होना चाहिए। तो पारे के स्तंभ के शीर्ष के समानांतर होना चाहिए। इसमें बहुत कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं, क्योंकि ये आपका जो सिंपल सा सवाल है जो कि आपके डायरेक्ट इस चैप्टर से रिलेटेड है, और ये 6th क्लास के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। बस आप इसको ध्यान में रखेंगे कि पारे के स्तंभ के शीर्ष के समानांतर जब आप आंख रखेंगे तो थर्मामीटर को आप ज़्यादा एक्यूरेटली पढ़ पाएंगे। अगला सवाल है, क्लिनिकल थर्मामीटर में अधिकतम तापमान आमतौर पर कितना होता है। देखिए, क्लिनिकल थर्मामीटर से हम क्या करते हैं, मानव शरीर का तापमान मापते हैं। मानव शरीर का जो तापमान है वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में वैरी करता है। तो इसलिए जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य तौर पर हम देखते हैं 42 डिग्री सेल्सियस होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क। अगला सवाल है, डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस पैमाने पर लगभग कितना होगा। तो मैंने आपको बताया है, डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, F -32 करना पड़ता है। डिग्री सेल्सियस में अगर बताना है तो फ़ारेनहाइट में से 32 को माइनस कीजिए और 5/9 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो चूंकि F क्या है, 0 डिग्री है, तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 0 -32 मल्टीप्लाइड बाई 5/9। तो आप देखेंगे ये -32 मल्टीप्लाइड बाई 5/9, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा -17.78 डिग्री सेल्सियस, और आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर क। अगला सवाल है कि मानव शरीर का ताप मापने के लिए कौन सी इकाई सबसे ज़्यादा प्रचलित है। तो मानव शरीर का तापमान मापने के लिए जो है वो सबसे ज़्यादा प्रचलित इकाई या तो फ़ारेनहाइट हो सकता है या सेल्सियस हो सकता है। तो आप इन दोनों में से किसी को भी चुन सकते हैं, लेकिन जो तापमान का एसआई मात्रक है वो केल्विन है, और मानव शरीर का ताप मापने के लिए हम मुख्यतः फ़ारेनहाइट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अगला सवाल है, कौन सा थर्मामीटर कोविड-19 के दौरान सबसे अधिक प्रयोग में आया। तो कोविड-19 का जो संक्रमण था वो संपर्क में आने की वजह से ज़्यादा हो रहा था। तो एक ऐसे थर्मामीटर का इस्तेमाल बढ़ाया गया जो बिना संपर्क में आए ही किसी भी वस्तु के तापमान को माप सकता था, और इस थर्मामीटर का नाम था इंफ्रारेड थर्मामीटर या अवरक्त थर्मामीटर। तो ऑप्शन नंबर जो ग है वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, अत्यधिक ठंडे तापमान को मापने के लिए कौन सा थर्मामीटर अधिक उपयुक्त है। अत्यधिक ठंडे तापमान को मापने के लिए आप देखेंगे अल्कोहल थर्मामीटर जो है वो सबसे उपयुक्त है, और मैंने आपको बताया हुआ है कि जो प्रयोगशाला थर्मामीटर होता है उसमें अल्कोहल का
और पारा का, दोनों का इस्तेमाल होता है। अब चूंकि ये -10 डिग्री सेल्सियस तक माप सकता है, इसलिए हम अल्कोहल थर्मामीटर का इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से दोस्तों, जो हमारा आज का ये सेशन है, इसमें हमने चैप्टर नंबर 7 ऑफ साइंस की जो विज्ञान की बुक है उसको कवर किया। आप इन सारे सवालों का आंसर की यहाँ पे देख सकते हैं, लेकिन इस आंसर की को देखने की बजाय मैं आपसे गुजारिश ये करूँगा कि आप इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। दोस्तों, आज का सेशन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन जाने से पहले मैं आप सबको एक जेंटल रिमाइंडर दे दूं कि अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही है, तो मेरी वीडियोस को लाइक जाने से पहले लाइक ज़रूर करें। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि आपकी तरह वो भी इस बेहतरीन कंटेंट का फ़ायदा उठा सकें, और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और दोस्तों, अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए, इन सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।